बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। बिहार टीचर भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ पर ये हमारा तीसरा सेट है। हमने 25 सेट की बात की है और ऐसे में 120 क्वेश्चंस आपके एक सेट में होते हैं। तीसरे सेट में हम उन सब सवालों को लेकर के बात करेंगे जितने भी आपके जो आपके सिलेबस के हिसाब से हैं, जो आपका बीपीएससी ने, जब हम बात करते हैं वो 7वीं बहाली में जो उसने डिसाइड किया है। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो कुछ भी अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा बाकियों तक भी। चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है देखेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। मराठा साम्राज्य को लेकर के बात की है और यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, विश्वनाथ का नाम है माधवराव है, बाजीराव प्रथम लिखा हुआ है, बालाजी बाजीराव का नाम लिखा है। ये जो कार्यकाल था 1740 से लेकर के 1761 तक का था। कब से? 1740 से लेकर के 61 तक ये शासनकाल था बालाजी बाजीराव का। और कहते हैं कि इन्हीं के समय में मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो आंसर आप डी लगाइएगा। एक और क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। किसके समय में सिंध विजय की बात की है? तो ये जो समय था आपका 1843 का था। सबसे पहले यही नोट करने की ज़रूरत है आपको, अगस्त 1843 की तिथि, ठीक है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को लेकर के बात करें तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक परिणाम भी था। जब हम बात करते हैं सिंध विजय को लेकर के तो ये लॉर्ड एलन बैरो के समय में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड एलन बैरो के समय में। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा सवाल है वो हमसे क्या कहता है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर की बात की हुई है। देखिए, यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा भारत भारतीयों के लिए एक ये भी नारा, बैक टू वेदास का भी आपने नाम सुना होगा, यानी वेदों की तरफ लौटो। और जब हम 1875 की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और ऐसे में यहाँ पर उन्हें धार्मिक और समाज सुधार जो उन्होंने किया या फिर सोशल रिफॉर्म्स के कारण ही उन्हें मार्टिन लूथर की संज्ञा दी जाती है। तो तीसरे का आंसर आपका बी हो जाएगा। आपसे कहते हैं अगले क्वेश्चन में, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, अली वर्दी खान की बात की है, ये बिहार का सूबेदार बना। ध्यान रखिएगा कब बना? 1739 में। 1739 में अली वर्दी खान बिहार का सूबेदार बना और 1740 में इसे बंगाल का नवाब बनाया गया। ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद खां, जो अली वर्दी खां था, इसकी अगर हम मूल नाम को बात करते हैं तो मिर्ज़ा मोहम्मद खां इसका नाम जो है वो देखने को मिलता है। और बंगाल का नवाब कब बना? तो देखिए 1739 1740 दोनों ही तिथियाँ इसने यहाँ पर दी हुई हैं। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये 1740 की तिथि है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में 5 नंबर में कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पश्चिमी भारत की बात की हुई है। पश्चिमी भारत महाराष्ट्र का एरिया जब हम बात करते हैं तो बाल विवाह के निषेध को लेकर के बात करें, विधवा विवाह की बात करें, इन्हीं के प्रयासों से कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो रुकी वहाँ पे। और ये थे महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। तो आपका सही जवाब जो है यहाँ से डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किस समय किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद आपने देखा जब हम स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं 6 में, उसके बाद बात आती है 6 में ही आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत का विभाजन। वहीं जब हम बात करते हैं जो आपका, जब हम इस 1905 वाले समय की बात करें, इसका जो एक ख़त्म होने को लेकर के बात करें, बंगाल विभाजन की भंग कब हुआ? तो 1911 में हुआ था। तो भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली की गई। तो ये समय 1911 का था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो आपका जो समय आएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, वो लॉर्ड हार्डिंगे 2 के समय में, लॉर्ड हार्डिंग 2 के समय में 1911 में जो है राजधानी कहाँ की गई? कलकत्ता से दिल्ली की गई। और 1912 में वास्तव में ये स्थानांतरित कर दिया गया। आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेज सुनाई दे रही होंगी तो उसे आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रहे कि नशेड़ियों का कोई वो नहीं है, ठीक है। जो नशा पत्ती करते हैं उनसे दूर रहिए और आप भी ऐसे में दूर रहिए। घर बर्बादी का यही एक जो है वो है, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है तो ये करिए, सब कुछ खत्म। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, अमृत बाजार पत्रिका है, मिरातुल अखबार बोला हुआ है, इंडियन मिरर की बात की हुई है और दी लीडर पत्रिका की बात की है। यहाँ पर अगर हम दी लीडर की बात करें तो अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष का है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का है, इंडियन मिरर मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर का है। लेकिन जब हम द लीडर की बात करते हैं तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी एक और पत्रिका है, उसका नाम अभ्युदय है, उसे भी नोट करिएगा। क्या नाम है? अभ्युदय।
आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। ये 16 अप्रैल 1853 की बात है, जब पहली बार 34 किलोमीटर की डिस्टेंस में बम्बई से लेकर के बोरीबंदर, बम्बई से लेकर के थाने तक पहली रेलवे लाइन जो है वो बिछी थी और रेल चली थी। ठीक है, चूंकि रेलवे लाइन बिछेगी तो रेल भी चलेगी, आप समझ रहे हो। 16 अप्रैल 1853 की बात, और उस समय लॉर्ड डलहौजी था, तो इनका नाम नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। जब हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करते हैं यानी कि व्यापकगत सिद्धांत, तो फिर वो भी इन्हीं के समय में जो है वो देखने को मिला था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, तो इन्हीं के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, 19 की अगर 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूरों की बात करें तो गांधी जी के नेतृत्व की बात जो है वो सबसे पहले आती है। कहते हैं उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है वो इसी आंदोलन में किया था। किसने? गांधी जी ने, ये भी ध्यान रखिएगा। और कहते हैं कि इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। किसका? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और ये जो आपका अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन है ये 1918 का समय है, 1918 का समय है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल चंपारण 1917 है, ध्यान रखिएगा। एक 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया। एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि आरुविपुरम आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। इनका नाम था नारायण गुरु। 10 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। आपसे कहते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए कहते हैं कि आपको पता है चंपारण आंदोलन, जो कि जब हम गांधी जी की बात करते हैं आपके जनवरी 1915 में वो साउथ अफ्रीका से वापस आए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में पहली बार किसान आंदोलन के रूप में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया था। तो आपने देखा जब हम चंपारण की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति के विरोध में चलाया गया था। तिनकठिया प्रथा नील की खेती वाला, ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, कभी इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे कि तिनकठिया अलग है चंपारण अलग है। चंपारण सत्याग्रह इसीलिए चला था जो तिनकठिया पद्धति है कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए, उसके विरोध में। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी का नाम इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, गांधी जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। पहला किसान आंदोलन जो है कहीं ना कहीं गांधी जी का, वो भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा हुआ है 12 नंबर में। तो अप्रैल 1936 में, ध्यान रखिए समय कब का है, अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें या इसके संस्थापकों की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद का नाम देखने को मिलता है। स्वामी सहजानंद हैं और एक एनजी रंगा, दो नाम आता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम, इन्होंने बोला प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो अध्यक्ष में स्वामी सहजानंद जी का नाम आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो एनजी रंगा थे ये महासचिव थे। क्या थे? महासचिव। तो आपका जो सही जवाब होगा वो स्वामी सहजानंद होगा, बाकी एनजी रंगा क्या थे? महासचिव थे। एक अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कह के संबोधित किया था। तो ये बात ये समय आपका, ये कथन वर्ष 1931 में कहा गया था। उस समय क्या था, जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और वहाँ पर जॉर्ज प्रथम ने उन्हें बकिंगम पैलेस में बुलाया था। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे, 3 कॉन्फ्रेंसेस आपके हुए, तो 1931 का वही समय। और वहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने, किनका नाम आता है? विंस्टन चर्चिल का नाम आता है, उन्होंने ये बात बोली थी। बौद्ध संगीतियों की बात की जाए, 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई। तो बौद्ध संगीतियों में 4 बौद्ध संगीतियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका जो है 483 की बात करें, 483 BC में, फिर 383 में, फिर 255 में, फिर 1 ईस्वी में, ये आपका समय है किसका? बौद्ध संगीतियों का। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपका 383 BC में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसमें अध्यक्षता जो है वो सबाकामी ने किया था। तो जब हम 14 नंबर क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं तो आप अपने आंसर में जो है वो कालाशोक लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहते हैं इनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। ठगी प्रथा का दमन, देखिए बोला हुआ है इसमें, तो विलियम बेंटिक यहाँ पर बोला हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। आपका आपसे सुमेलित नहीं पूछा हुआ। इल्बर्ट बिल, देखिए जब हम इल्बर्ट बिल की बात करते हैं, लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1883-84 से लेकर के 1888 तक जाना जाता है। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें, वो लॉर्ड लिटन के काल में आया था। जब हम इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन का नाम आता है। देखिए यहाँ पर
रिंग फेस की नीति की बात की है तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आएगा। आपसे दास प्रथा के अंत की बात की है तो लॉर्ड एलन बैरो का नाम आएगा। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड लिटन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपसे इन्होंने बोला हुआ है सुमेलित है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इल्बर्ट बिल जो है वो इन्हीं के समय में देखने को मिलता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा ऐसे में। 1884 लॉर्ड रिपन का काल, 1885 में, 1800 इसमें नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इल्बर्ट बिल लिटन नहीं है, नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये लॉर्ड रिपन है, ठीक है, नोट करिए, यही आपका सुमेलित नहीं है। 15 का बी आंसर होगा। इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में आया था, और लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करते हैं तो 1884 से 1888 का समय है, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन 0R जो है वो चलाया गया था किसके लिए? जब हम 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑपरेशन 0R का संबंध क्विट इंडिया मूवमेंट से है। 16 का आंसर आप सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में आपसे क्या कहते हैं? किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? जानबूझकर की गई हत्या। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हो, उसको ऐसे भी रोका जा सकता था। माइकल ओ डायर के कहने पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी 13 अप्रैल 1919 की घटना। और CF एंड्रूज, जिनको उपाधि दी गई थी दीन बंधु की, कौन सी उपाधि दी गई थी? दीन बंधु की उपाधि। तो CF एंड्रूज ने ये स्टेटमेंट दिया था। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद जी का नाम लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त का है, या रामधारी सिंह दिनकर जी का? जब हम भारत दुर्दशा की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये जो लेखक है आपका, आपने बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा, नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। भारत भारती की बात की हुई है तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है भारत भारती, ठीक है। और जैसे सोज़े वतन जो है उसके लेखक प्रेमचंद्र जी का नाम देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर 19 नंबर में कहते हैं कर्म का सिद्धांत आखिर किससे संबंधित है? देखिए, कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, धर्म मीमांसा, इस नाम से भी हम जानते थे। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? बी आंसर लगा देंगे। अगले क्वेश्चन 20 नंबर में कहते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए, ये ही स्टैंडर्ड है, यही लेवल है आपके क्वेश्चन का। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हम किसी एक स्टेट, जैसे होता नहीं है, किसी कहीं कहीं आपने जगहों पे देखा होगा वहाँ की वो चीज़ फेमस होती है। तो जो BPSC पेपर करवा रहा है वहाँ पे जब हम टॉप किसी एक प्रोडक्शन के ऐसे में किताबों को लेकर के बात करें कि यहाँ का ये टॉप पब्लिशर है आपका, तो उन्हीं टॉप पब्लिशर्स की बुक से जो है ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बताई जा रही है। लेवल आपके क्वेश्चंस का यही रहेगा। आप हमेशा जो भी हम यहाँ पर करवा रहे हैं उन्हें कंप्लीट ज़रूर करिए। मज़ा तभी आएगा, तभी लगेगा कि कुछ आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण की यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए, एक आपका लुम्बिनी है, बोधगया, कुशीनारा या कुशीनगर करके है आपका, या फिर इनमें कपिलवस्तु लिखा हुआ है। तो भगवान बुद्ध की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में, ठीक है। आपने ये भी जाना होगा, जब माता जी के नाम की बात करते हैं तो महामाया, पिता का नाम सुद्धोधन था। 483 में इन्होंने कुशीनारा में अपने प्राण त्यागे थे। महापरिनिर्वाण की बात होती है। और उसी 483 की जब हम बात करते हैं BC में, तब प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो देखने को मिली थी। आगे चलते हैं। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान, तो इसमें लगाइएगा देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, और सबका नाम लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने, कहते हैं इन्होंने मिलकर, हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया। और वो देवराय प्रथम था। कौन? नाम लिखिएगा देवराय, माफ़ी चाहेंगे, ये नहीं है, देवराय प्रथम। यहाँ पे लिखिएगा देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय नहीं, पहले ही सही था, ये सही कर लीजिएगा। जब हम बात करते हैं सर्वप्रथम मुस्लिमों में अपनी सेना को स्थान देने को लेकर के, तो देवराय द्वितीय का नाम आता है, ठीक है। अपने शासनकाल के दौरान जब तुंगभद्रा नदी की बात करते हैं तो उन्होंने वहाँ पर बांध भी बनवाया था। किसने? देवराय द्वितीय ने, ठीक। किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? सरकार इकाई की बात की गई है 22 नंबर क्वेश्चन में। बाबर का नाम है, जहांगीर का नाम है, शेरशाह सूरी और अकबर का नाम। जब हम बात करते हैं आपके मुगल शासनकाल को लेकर के, तो 1540 से 1545 का समय शेरशाह सूरी का था। और सूर डायनेस्टी की बात करें तो
40 से लेकर के आपका 1555 तक का समय, ठीक है। इसी में शेरशाह सूरी का नाम देखने को मिलता है। तो ये जो सरकार इकाई लिखा हुआ है, सरकार इकाई का मतलब ही होता है जिला की शुरुआत जो है वो इसी के द्वारा की गई। इसे इन्होंने सिकदेरा एक सिख दराना करके उसी के तहत जिला की इकाई जो है वो शुरू हुई थी, इसे नोट करिएगा, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का नाम आ जाएगा यहाँ पे। 23 नंबर में आपसे कहते हैं जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? जहांगीर। अब जब हम यहाँ से बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक जब हम प्रथम राजदूत की बात करें जो 1608 से लेकर के 1611 तक भारत में था। 1608 किसका शासनकाल? आपका जस्ट मतलब यूँ समझिए कि ख़त्म हुआ अकबर का शासनकाल, ठीक है। और जहांगीर जो है उसी के समय में भारत आया था, नाम था विलियम हॉकिंस। तो तुरंत लगाइएगा यहाँ पे 23 नंबर का जवाब जो है वो आपका बी हो जाएगा। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? शिवाजी और अफजल खां के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जब हम बात करते हैं बीजापुर के सुल्तान शिवाजी का नाम देखने को मिलता है, और ऐसे में उन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए अफजल खां नामक अनुभवी और विश्वस्त सेना नायक जो है वो कहीं ना कहीं भेजा। लेकिन हम बात करें शिवाजी ने उसका वध जो है वो नवंबर 1659 में किया था। नवंबर 1659, ये समय याद रखिएगा, नवंबर 1659 की ये घटना है। आगे कहते हैं ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द है वो आखिर किसके लिए लिखा हुआ है? तो जब हम अघन्या की बात करते हैं तो घन्या मतलब एक तरीके से होता है कि जो मारा जाने योग्य हो, और आ का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ नहीं। तो ना मारा जाने योग्य या मारे जाने योग्य जो पशु है यानी कि गाय के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद में आपने अयस शब्द का नाम सुना होगा, है ना। तो जो लोहा था उसके लिए अयस शब्द आता था। क्या आता था? अयस शब्द आता था। तो उसे भी यहाँ से याद रखिए। कहते हैं महाजनपद उनकी राजधानी में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है? कौशल का श्रावस्ती, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी दिया हुआ है, कुरु का अहिच्छत्र दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान रखिए, जब हम इनमें से बात करते हैं तो अहिच्छत्र जो है वो पांचाल की राजधानी थी। ध्यान रखिए, अहिच्छत्र किसकी? पांचाल की राजधानी थी, और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सुमेलित नहीं है। 26 का डी लगा लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? परमानेंट सेटलमेंट की बात की गई है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जब हम स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये परमानेंट सेटलमेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में जो है ये शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? नवरत्नों की बात की गई है। कौन से गुप्त राजा के दरबार में देखने को मिलते थे? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की हम जब बात करते हैं, कला और संस्कृति में अपनी गहरी रुचि के लिए वो जाने जाते थे। नवरत्नों की बात करें तो उन्हीं के दरबार में थे। इनका आप नाम नोट कर सकते हैं। तो नवरत्न जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, यानी 28 का आंसर सी होगा। अब वो कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिए। इनमें कालिदास जी का नाम आता है, ठीक है। रघुवंश चरित्रम, मालविका गुणमित्रम, महाकुमार संभवम, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। कालिदास जी का नाम आता है, वैताल भट्ट का नाम आता है, शंकु का नाम आता है, हरिसेना, वररुचि, धन्वंतरी, छपड़क, ठीक है, या क्षपड़क बोलते हैं उन्हें, फिर वराह मिहिर और अमर सिंह। ये किस में आते हैं? ध्यान रखिए, ये आते हैं आपके 28C यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में। आगे चलते हैं। सूची 1 और 2 को यहाँ पर जो है आपका मिलान करना है। कौन सी किसकी कृति है? तो मुद्रा राक्षस किसकी है? बहुत ही फेमस है, विशाख दत्त की कृति है। ये किसकी है? लगा देते हैं विशाख दत्त, ठीक है। उसके बाद बात आती है मृक्षकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। कल एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। अर्थशास्त्र जो है वो किसका है? वो विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य का नाम देखिए नहीं लिखा है इसमें, विष्णुगुप्त लिख दिया है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये प्लिनी का है। तो ये आपका सुमेल हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध इनमें से किस विषय से है? 30 नंबर क्वेश्चन में अर्थशास्त्र के संबंध को लेकर के पूछा है। तो यहाँ पर चाणक्य द्वारा जो पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र, ये 15 खंडों में लिखी गई। कितने खंड हैं इसके? आप पार्ट समझिए, आप खंड समझिए। 15 खंडों में। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है इस पुस्तक से, और ये पुस्तक संबंधित है शासन के सिद्धांत और राजनीति से। किससे? शासन के सिद्धांत और राजनीति। तो इसका आंसर पहला होगा।
महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी की बात की गई है। तो हम जब बात करें सोमनाथ मंदिर को लेकर के, उस समय जो राजा थे वो थे भीमदेव काठियावाड़ शासक, ठीक है। और वो इतना, मतलब आप यूँ समझिए कि उसने महमूद गजनवी से युद्ध भी नहीं किया, पहले ही भाग गया। वो गजनवी के द्वारा उस मंदिर को नष्ट किया गया और लूटा गया। और ये समय था 1025 का। कब का? 1025 लगा लीजिएगा। शासक उस समय कौन था? भीमदेव काठियावाड़, जो बिना युद्ध लड़े ही मैदान छोड़ के भाग खड़ा हुआ था। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट की बात की हुई है। तो ये जो समय था आपका, सबसे पहले अगर हम हूणों की बात करते हैं तो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 458 ईस्वी के आसपास, ठीक है। गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो गुप्त वंश के 8वें राजा के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह सवाल महत्वपूर्ण क्यों है। पाटलिपुत्र यानी पटना, जिसकी आप तैयारी जहाँ से कहीं ना कहीं कर रहे हो। स्कंदगुप्त लगाइएगा, ठीक है। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है? तो अगर हम सर्वाधिक प्राचीन पुराण की बात करें तो कुल पुराणों की संख्या 18 है, ध्यान रखिए। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण के रूप में जाना जाता है। कौन सा? मत्स्य पुराण, ठीक है, इसे नोट करिएगा। आगे चलते हैं, इसमें आंसर यानी 33 का बी होगा। 34 नंबर में आपसे कहते हैं किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? तो अगर हम शुद्ध संस्कृत की बात करें तो इसमें जो नाम देखने को मिलता है वो रुद्रदामन का देखने को मिलता है। क्योंकि रुद्रदामन जो है वो संस्कृत के कहते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे होता नहीं है एक तरीके से प्रेमी होना, नज़दीकी होना, रुचि रखना, तो इन्हीं के द्वारा जो है वो देखने को मिलता है। आगे आपसे कहते हैं हॉट स्पॉट की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई? 35 नंबर क्वेश्चन में हॉट स्पॉट की कहीं ना कहीं बात की हुई है। तो हॉट स्पॉट की हम जब बात करते हैं तो इसमें नाम देखिए, पहले ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हॉट स्पॉट को हम उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करते हैं जो अपनी एक तरीके से उच्च प्रजातियों की समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब उसमें प्रजातियों, स्पीसीज़ की जो संख्या है वो भी ज़्यादा है और वो लोकल वाले हैं, मतलब वहीं के हैं। स्थानिक का मतलब ही होता है वो वहीं के हैं, ठीक है। नॉर्मन मेयर्स का नाम आता है, किसका? मायर्स या मेयर्स करके। तो इसमें नाम आप किसका लगाएंगे? पहला, ठीक है, ये नहीं होगा, अर्नेस्ट हैगल नहीं है। आगे है परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो अगर हम परमान की बात करते हैं, इस अभयारण्य की खोज 1995 में सूदन सहाय नामक एक व्यक्ति ने की थी, ठीक है। परमान नदी के ऊपर की अगर हम भाग को लेकर के बात करें तो 15 प्रकार की डॉल्फिन मछलियां यहाँ पाई जाती हैं और ये कहाँ पे है? अररिया में है। किस जिले में है ये? अररिया। परमान नदी को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर, गया, जमुई या फिर बेगूसराय? अनुपम झील की बात की है तो आपने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का नाम सुना होगा। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यही है और प्रसिद्ध कैमूर पहाड़ी की श्रृंखला में यह हमें देखने को मिलेगा। तो जो अनुपम झील है ये कैमूर से ही संबंधित है, ठीक है। आगे है भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण में क्रमशः जो है वृद्धि हुई है। तो कितना वृद्धि हुआ है? तो अगर हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि कब आया? आपका 2021 में आया, ठीक है। इसके अनुसार बिहार के अगर वन आवरण यानी कि फॉरेस्टेशन को लेकर के बात करें तो 75 वर्ग किलोमीटर का, और वृक्ष के आवरण को लेकर के बात करें तो 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि जो है वो देखने को मिला है। तो जो सही जवाब हो जाएगा आप यहाँ से सी लगा लीजिएगा। कौन सा है? ये वाला, ठीक है। आगे इसमें दिया हुआ है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? अब इसका क्या मतलब है? इसे हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये आपका 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था काले धन को सफ़ेद करने से रोकना। बात समझ रहे हैं? तो 2005 में आया था। ऐसे ही आपका 2002 का है लेकिन ये 2005 से इन फोर्स यानी 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ था। 39 का आंसर डी होगा। 40 में आपसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? कुछ पेडागोजिकल इश्यूज़ के क्वेश्चन। देखिए जब हम यहाँ से बात करते हैं 40 नंबर में, आपसे सीखते समय त्रुटियाँ बिल्कुल ना करना, ये तो कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, गलतियाँ तो होंगी ही।
गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। हतोत्साहित करना, बी ऑप्शन देखिए, हतोत्साहित लिखा हुआ है जो कि एक नेगेटिव टर्म है, इसको भी हटा दीजिए। व्याकरण सीखने पर बल देना, बात हो गई तुरंत गलत, हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या है, आंसर नंबर डी। ठीक है, सृजनशील वाली बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों देखिए, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी, भाषा शिक्षक की बात की हुई है, तो भाषा प्रयोग के अवसर, अगर ये बात कहीं निकल के आ जाए, अपॉर्चुनिटी की बात, वो भी लैंग्वेज को यूज़ करने को लेकर के, तो उससे बेहतर आंसर और क्या होगा हमारा, तो सही जवाब यहाँ से पहला होगा। एक अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 42 नंबर में, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रोल प्ले या भूमिका निर्वाह, अभिनय सिखाना, मतलब एक्टिंग सिखाना, पद्धति के रूप में प्रयोग, संदर्भों में, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। देखिए 42 में क्या लिखा, विभिन्न संदर्भों में, तो बस जैसे ही ये दिखे तुरंत लगाइए, क्योंकि जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहते हैं, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, मूल्यों का अर्जन करते हैं, ये लिखा हुआ है। आपसे कहते हैं केवल अपने, देखिए केवल केवल केवल, आप 3 स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो उसमें केवल लिखा हुआ है, एक बात में केवल यहीं पर लिखा है कि अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। सही जवाब ये हो जाएगा। ऑनली वाले स्टेटमेंट हमारे बहुत कम या कभी सही नहीं होते हैं। ठीक है, हाथियों के विषय में नीचे देखिए कथन दिया हुआ है, चूँकि आपको पता है ईवीएस भी आपका है। ठीक है, तो आपसे पूछे हैं यहाँ पर कि कथन इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें लिखा, हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। अच्छा जी, ऐसा कुछ है क्या। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग सामान्यतः 2 क्विंटल का होता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। हाथियों के संबंध में अगर हम स्टेटमेंट को लेकर के बात करें तो उस समय उनका वजन सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। ठीक है, तो 2 क्विंटल यहाँ पर आप लगा लो, कोई समस्या नहीं। 2 से 4 घंटे सोने की बात होती है, 8 से 10 घंटा लिखा है, तो स्टेटमेंट यहाँ से जो आपका सही होगा वो बी वाला सही होगा। आगे आपसे क्या कहते हैं, हाल ही में किसी विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है 45 में। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें, रुचिरा कंबोज, इंदरमीत गिल, अजय बंगा का नाम लिखा हुआ है। देखिए विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनमें नाम अजय बंगा का आएगा। नोट करिए तुरंत एक एक चीज़ें, विश्व बैंक के अध्यक्ष में नाम किसका आएगा, अजय बंगा का, ये जो यहाँ पर सी ऑप्शन लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रुचिरा कंबोज का, तो वो यूएन में भारत के राजदूत हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत। और जब हम इंदरमीत गिल की बात करते हैं तो ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री में इनका नाम आएगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है, मानव यात्री ड्रोन। देखिए ये ड्रोन जो है वो नौसेना, भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। पायलट रहित ड्रोन है, मतलब पायलट इसमें नहीं होगा। अगर हम वज़न को लेकर के बात करें तो 130 किलोग्राम वज़न, और ये कितनी दूरी तय कर सकता है, तो 25 किलोमीटर्स। और ये इसका नाम जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में इसका निर्माण हुआ, नाम है वरुण। क्या नाम है, वरुण। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया। जागृति शुभंकर की बात की गई है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जब हम कंज्यूमर्स की जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको निपटाने के लिए जागृति का मतलब क्या होता है, जागना, एक तरीके से किसी को जगाना, जागरूकता, उसी से संबंधित। तो जो उपभोक्ताओं की सारी समस्याएं हैं उनका निदान करेगी, तो उपभोक्ता मामलों के विभाग से ये संबंधित है। जुलाई 2022 में ये आया। ठीक है, जुलाई 2022। सही जवाब यहाँ से सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नाटो शिखर सम्मेलन, कहते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा। ये आपके जो है स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर हम इस 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, नाटो की अगर हम बात करें, NATO, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ओशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा आपका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हम गठन को लेकर के बात करें तो गठन 1949 में हुआ था। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में है। ठीक है, इसके कितने इस समय मेंबर्स हैं, तो 31 मेंबर्स हैं। ये नोट करिएगा, मेंबर्स कितने, 31 मेंबर्स। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो 2023 में फिनलैंड
जो है इस संगठन का 31वां सदस्य बना 2023 में। ठीक है, ये नोट करिएगा। और इसका जुलाई 2023 में लिथुआनिया में किया जाएगा। ये यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो इनमें से हमारा आंसर जो है वो कोई सही नहीं होगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन्हें अच्छी तरीके से नोट करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको एक और क्वेश्चन की तरफ लेकर के, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अगर हम गया की बात करते हैं तो सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन जो है वो फल्गु नदी पर किया गया है। किस नदी पर? फल्गु नदी। नोट करिएगा, यहाँ से जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। अगर मैं लागत को लेकर के बात करूँ तो लगभग इस पर 334 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? जैव उर्वरक, ध्यान रखिए। देखिए जब हम 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देखिए पैसा भी आप ज़्यादा दे रहे होते हो, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, हमारा एनवायरमेंट तो दूषित होता ही होता है, मिट्टी की कमी। देखिए कहीं ना कहीं जब हम रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग में लेकर के आएंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं क्षरण होगा, उनका नुकसान होगा। मतलब इनमें से सभी जो है हमारे आंसर में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 51 में क्या कहते हैं आपसे? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कोशिका के केंद्रक में जो है देखने को मिलती है ये चीज़, क्या चीज़? जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, तो ये जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, डीएनए को आरएनए में बदलने का आंसर आपका पहला हो जाएगा, यहाँ से नोट करिएगा। ठीक है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं? नई प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं तो प्रजातिकरण है, उत्परिवर्तन दिया हुआ है, आनुवांशिक स्रोत दिया हुआ है। तो बात आती है, जैसे अगर हम बात करें किसकी बात की है इन्होंने? नई प्रजातियों की। तो प्रजातिकरण आप इसे क्या बोल देंगे? स्पेसिएशन। स्पेसिएशन करके बोलते हैं, जैसे स्पीसीज से रिलेटेड है ना आपका ये। तो प्रजातिकरण में जो आप आंसर लगाइएगा, माफ़ी चाहेंगे, प्रजातियां उत्पन्न करने में, वो प्रजातिकरण होगा आपका। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 में आपसे कहते हैं कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों और सब्जियों, साबुन, अनाज में पाया जा सकता है? तो अगर हम यहाँ से बात करें, मानव शरीर में पाचक एंजाइमों द्वारा इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये चीज़ क्या होती है, आपने कई चीज़ों में देखा होगा ऐसे में कि जब हम फलों की बात करें, सब्जियों की, साबुत जो अनाज होते हैं, है ना, कोई फली की बात हो गई, तो उसमें हमें देखने को मिलता है। और यह है फाइबर। क्या है आपका? फाइबर। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? आरबीसी के उत्पादन की बात की है, रेड कलर आयरन, लाल कलर आप भी जानते हो आयरन, लोहा एक आवश्यक ऐसे में मिनरल है। हीमोग्लोबिन के उत्पादन में चूंकि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी? आयरन की। तो आरबीसी वाले के लिए जिम्मेदार क्या होगा? आयरन होगा। उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? बॉल और सॉकेट लिखा है, हिंज जोड़ है आपका, स्थूलकाय जोड़ लिखा हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए जब हम इस 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपने कई प्रकार के जोड़ के बारे में सुना होगा। देखिए जैसे हम अगर मानव शरीर में बाल को लेकर के बात करें तो मानव शरीर में बाल और जो सॉकेट जोड़ के उदाहरण में कंधे और कूल्हे के जोड़ जो है वो शामिल होते हैं। ये आपका बायो का क्वेश्चन है आपका। तो बॉल और सॉकेट, इनको आप यहाँ पर अपने आंसर में रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है आपका। आगे चलते हैं आपको लेकर के एक और क्वेश्चन की तरफ। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप तुरंत इसका आंसर दे लिए होंगे। जो पढ़ रहा है जीके जीएस और उनसे जुड़ा हुआ है विज्ञान के प्रॉपर उन क्वेश्चन से तुरंत आंसर करेंगे। गंबूसिया तुरंत लगाएगा वो गंबूसिया। 56 का आंसर आपका जो है यहाँ से बी हो जाएगा। आपसे इस क्वेश्चन 57 में क्या पूछ रहे हैं? देखिए 57 नंबर क्वेश्चन की बात की है कि सेंट्रल जो वोकल की बात करते हैं, जो केवल पादप, जिसे हम लोग केंद्रीय रिक्तिका बोल देते हैं, केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका काम क्या होता है? बात को समझिएगा, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका काम क्या होता है? तो सीधे सीधे आप आंसर यहाँ पर लगाइएगा। पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करने का इनका काम होता है। क्या होता है? पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करने का काम। यहाँ से जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 58 में क्या दिया हुआ है?
जेनेटिक्स निम्न में से किसका स्टडी करता है? तो जेनेटिक्स आनुवांशिकता, ये तो आपका सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आप आनुवांशिकता लगा दीजिए, यानी 58 का डी और आगे बढ़िए। प्रकाश वर्ष मात्रक लाइट ईयर। देखिए जब हम बात करते हैं एक 3.26 लाइट ईयर एक पारसेक में होता है। पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है, PARSEC करके आप उसे बोलते हो। तो 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है, इसे नोट करिएगा। एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो वो कितने मीटर के बराबर होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना बोला मैंने? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो मात्रक होगा वो दूरी का होगा, यहाँ से ये लगा लीजिएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं, यदि दो वस्तुओं एक भारी एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? निर्वात में। देखिए निर्वात बोल दिया है, निर्वात मतलब निर्वात की बात, वैक्यूम की बात, हवा नहीं होने की बात। 60 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपसे भारी वस्तु, हल्की वस्तु या वस्तुओं के आकार पर निर्भर करेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए होता ये है कि जब वायु का प्रतिरोध होता है, वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में सभी वस्तुएं एक समान गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g का अनुभव करती हैं, उनका द्रव्यमान कुछ भी हो। और दोस्त इसने ब्रैकेट में यही लिख दिया निर्वात में। बात समझ रहे हो? अगर वायु का प्रतिरोध होता तो फिर कुछ बात समझ में आती, लेकिन वायु का प्रतिरोध है ही नहीं, वायु को कोई रोकने वाला, काटने वाला ऐसे में चीज़ है ही नहीं, वो एब्सेंस है, वो है ही नहीं, निर्वात की बात की हुई है। और ऐसे में जो स्मॉल g है वो सभी वस्तुओं पर समान अनुभव होता है या करते हैं, और ऐसे में उनका द्रव्यमान कुछ भी हो वो चीज़ समान होगी। ऐसे में इनमें से कोई नहीं आपका आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? 61 में पूछा है। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, जैसे आपने देखा होगा एसी में क्या होता है, अंदर की जितनी उमस गर्मी होती है उसको बाहर फेंक देता है, फिर अंदर सब ठंडा ठंडा लगता है। तो इसमें भी रेफ्रिजरेटर भी अंदर की गर्मी को बाहर कर देता है बात सही कि नहीं? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके अंदर की गर्मी निकाल कर उसे बाहर स्थानांतरित करता है। अगर हम 61 की यहाँ पर बात करते हैं तो अंदर की गर्मी निकाल कर उसे बाहर स्थानांतरित करके, तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? बी। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अगर हम प्रकाश तरंगों की बात करते हैं तो प्रकाश की गति नोट कर लीजिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गति का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। करेक्ट आंसर आप यहाँ से बी लगाइए इसमें। 63 में क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? अल्ट्रासाउंड तरंगों की बात की हुई है, और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 1 मिलियन हर्ट्ज तक, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज, ये अल्ट्रासाउंड की जो है वो क्या हो। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की जब हम बात करें तो ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति मानव के सुनने की जो श्रव्य सीमा होती है ना उससे अधिक होती है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने सोनार का नाम सुना होगा, सोनार का नाम सुना होगा आपने। कुछ जब हम चिकित्सा इमेजिंग को लेकर के बात करते हैं वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ में लाते हैं। आगे इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो जो मोटर होता है वो यही काम करता है, ठीक है। तो नोट करिए तुरंत। अगर हम एक जनरेटर की बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और एक ट्रांसफार्मर जो विद्युत आपके संकेत होते हैं वोल्टेज स्तर को देख रहा होता है। तो जनरेटर की बात यांत्रिक से विद्युत, आपसे यहाँ पर विद्युत को यांत्रिक पूछा है तो मोटर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? 65 नंबर क्वेश्चन में, तो तापमान बिल्कुल प्रभावित करेगा, दबाव, आर्द्रता, सारी चीज़ें हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत लिखा हुआ है, देखिए तापमान है, दबाव है, आर्द्रता है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करते रहते हैं, वो कोई भी मीडियम हो, ये अगर फैक्टर्स हैं तो उसे प्रभावित करेंगे। तो इसमें आंसर आप बी लगा दीजिएगा, हटा दीजिएगा बाकी, ठीक है। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक तौर पे जो पाया जाता है, तो अगर मैं बात करूँ इसे आप नोट कर सकते हैं एक एक चीज़ों को, किसका कितना परसेंटेज होता है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, और ये कितना परसेंट होता है? तो ये होता है 65%, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद जो नंबर आता है वो आता है कार्बन का। कार्बन के परसेंटेज को लेकर के बात करें तो ये 18% के आसपास है, ठीक है।
फिर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 10% है, हाइड्रोजन 10% लिखिएगा। नाइट्रोजन 3% होता है, नाइट्रोजन कितना हो गया 3% आपका होता है, ठीक है। ऐसे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 2% होता है, फॉस्फोरस 1% होता है, ठीक है। ये है जब हम मानव शरीर में तत्वों की बात करते हैं कौन कितना पाया जाता है। कॉस्मिक रेज की बात की है 67 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये आवेशित कण है, अनावेशित बोला हुआ है यहाँ पे, आपसे आवेशित अनावेशित दोनों हो सकती है। कॉस्मिक रेज की जो इन्होंने बात की है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जब हम 67 नंबर क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं तो ये आपको नोट करने की ज़रूरत है, ये आवेशित और अनावेशित ये दोनों ही प्रकार के कणों में आते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप जो है इस विज्ञान वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप सी लगाइएगा, ठीक है। आगे ले चलते हैं 68 में। देखिए क्या कहते हैं आपसे, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी की बात करें उसके अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में यदि सजाया जाए तो उनकी निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। तो ये जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी त्रिज्या के मान में परिवर्तन वो बढ़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पहला होगा। आगे चलते हैं इसमें 69 में कहा है नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपने भारी जल का नाम सुना होगा और ग्रेफाइट की छड़ें मंदक के रूप में D2O यानी कि भारी जल और ग्रेफाइट की छड़ों को यूज़ में लेकर के आते हैं। और यहाँ से आपने ग्रेफाइट की छड़ भारी जल, ये तो मंदक की बात हो गई। और इसमें क्या लिखा है, एक साधारण बल लिखा हुआ है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। अब चूंकि इनमें से आप सभी लगा नहीं सकते, एक मिनट, साधारण बल भी बोला हुआ है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो सही जवाब होगा ग्रेफाइट हो गया, भारी जल D2O हो गया, तो आप इसमें आंसर डी लगा दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मकता को प्रदर्शित करता है। वैद्युत धनात्मकता की बात 70 नंबर क्वेश्चन में की हुई है। तो ये आपके लिए सवाल नया होगा, यहाँ पर फ्रांसियम लगाइएगा। क्या है फ्रांसियम, ये वैद्युत धनात्मकता को सबसे ज़्यादा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम सर्वाधिक विद्युत चालकता की बात करते हैं वो कौन रिप्रेजेंट करता है, तो वो सिल्वर करेगा, ठीक है। सर्वाधिक जो वैद्युत चालक जो अधातु है उसमें नाम ग्रेफाइट का आता है, ठीक है। pH मान 7 किसका होता है, तो pH मान 7 से नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे अम्लीयता बढ़ती जाती है। pH मान जब हम 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, और 7 जो है वो उदासीन विलयन का होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो शुद्ध जल होता है प्योर वाटर, वो उसका pH वैल्यू 7 ही होता है, इसीलिए ना वो आपको अम्लीय लगता है ना क्षारीय लगता है, अच्छे से पीते जाते हो आप, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं आप बहुत अच्छी तरीके से उसे समझ रहे हैं, और हम फटाफट अपने क्वेश्चंस पर ही ध्यान दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दे रहे हैं। पढ़ाई कुछ इसी तरीके से होएगी तभी मज़ा आएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास समय कम है, ऐसे में पेपर नज़दीक है आपका। 72 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग में आती है, तो हाइड्रोजनिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोल देते हो आप उसमें, तो उसमें ऐसे में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, और ये होता है आपका निकल की उपस्थिति में, Ni निकल। तो हाइड्रोजन लगाइएगा तुरंत यहाँ पे। 73 में क्या कहते हैं आपसे, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा स्विमिंग पूल है ना, ऐसे तो गंदगी हो जाए, आपने ये भी देखा होगा वाटर पार्क वगैरह में जाते हो तो कैसे उसमें स्वच्छ रखते हैं, साफ़ रखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी गतिविधियाँ वहाँ पर कर रहे होते हैं, तो आखिर स्वच्छता कैसे आएगी, है कि नहीं। तो उसमें क्लोरीन का जो है क्या करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जो वहाँ पर जीवाणु हानिकारक जो भी चीज़ें उनको वो ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लोरीन लगाइएगा। 74 निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कार्यपालिका की शक्ति की बात की है तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग होता है तो अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से। अनुच्छेद संख्या 52 में ये बात बताई गई है कि भारतीय संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ के कार्यपालिका शक्ति जो है उसी में निहित होगी। और 52 में ये बात कही गई है, और 53(1) में यह कहा गया है कि अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, सी, अनुच्छेद संख्या 53(1).
मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, भाग संख्या 3 में अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 35 तक में इनके बारे में चर्चा की गई है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? झारखंड, सिक्किम, बिहार और केरल की बात की हुई है। तो अगर हम 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो एक ग्राम पंचायत होता है और एक जिला पंचायत होता है। ठीक है, जैसे जो ब्लॉक स्तर का होता है वो नहीं है। और ये कहाँ पे है? सिक्किम। और सिक्किम के अलावा मणिपुर में भी यही व्यवस्था है। तो सिक्किम और मणिपुर दोनों को याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं, 77 में आपसे क्या पूछे हैं? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है? देखिए, डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक में चर्चा की गई है। समान नागरिक संहिता बोला हुआ है, 77 देखिएगा। ठीक है, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, विधि के समक्ष समता की बात की हुई है। तो ये तीसरा पॉइंट जो विधि के समक्ष समता वाली बात है ना, ये यहाँ पर शामिल नहीं है। ये आपने फंडामेंटल राइट में पढ़ा होगा, तो इसमें पहला और दूसरा लगा दीजिएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। नागरिक संहिता वाली भी बात है ना, ये भी कहा गया है, ये भी कहा गया है, तो वो चीज़ आप हटा दीजिएगा, मतलब जो लास्ट तीसरा वाला है। भारतीय संसद बनती है, कैसे बनती है? 78 की अगर हम बात करें तो लोकसभा यानी कि आपका जो लोअर हाउस होता है, यानी फर्स्ट हाउस होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 550 है। राज्यसभा जिसे हम द्वितीय हाउस के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ, जब हम जो राज्यसभा की बात करते हैं, जो कॉमन्स की, ऐसे में देखिए यहाँ पर राज्यसभा की बात करें तो इसे द्वितीय सदन के रूप में, इसे हम उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं। और राष्ट्रपति, यही तीनों लोग मिलकर के क्या करते हैं? एक जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, जिसे हम लोग संसद बोलते हैं, उसका निर्माण करते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250। आगे क्या दिया हुआ है? 79 में कहते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित करने की शक्ति होती है? तो 79 में आप लगा लीजिएगा, यह है जो आपका आर्टिकल नंबर 200। आर्टिकल नंबर 200 में इसके बारे में बात की गई है। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? देखिए, 11वीं अनुसूची जब हम अपने जब बात करते हैं ग्राम पंचायत और वहाँ को लेकर के, जो 12वीं है वो आपका नगर पालिका से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 से जोड़ी गई थी, इसमें 18 विषय आपको देखने को मिलेंगे। मदों की संख्या कितनी है? 18 लगाइएगा यहाँ से। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? पहली निर्वाचित संसद, तो वो समय आपका 26 जनवरी 1950 को, चूँकि आपको पता है भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था। जब हम पहले आम चुनाव की बात करते हैं तो 1951-52 के दौरान हुआ था। उसी में पहली जो निर्वाचित संसद आई थी वो अप्रैल 1952 में आई थी। कब? अप्रैल 1952। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर उसी को आपको आंसर करना है। तो अलग अलग आपका लिखा हुआ है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली हुई है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये बात बोली है। तो राज्य विधानसभा के सदस्य, देखिए ये ज़रूरी नहीं है, योग्यता रखने की बात जो है जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो ये सही जवाब ये भी हो जाएगा आपका। मतलब अगर हम इस 82 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बी सही है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिक मौलिक अधिकार है? तो निजी भवनों की अगर हम बात करते हैं तो आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपने पढ़ा होगा, 19(1) के बारे में पढ़ा होगा। तो जो सही जवाब होगा यहाँ से क्या हो जाएगा? यही है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और सारी चीज़ें। 84 में क्या कहते हैं? देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से पढ़िए इसे, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये आपका 91वां संविधान संशोधन था, ठीक है। कितना होगा? 91वां। यहाँ पर जो आपका ये संविधान संशोधन जोड़ा गया था 2003 में जोड़ा गया था, ये भी नोट करिए। 85 संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? प्रारूप समिति की बात की हुई है, ड्राफ्टिंग कमेटी इसे बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा हो रही थी?
अंबेडकर जी के द्वारा। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य। 11 सत्र देखने को मिलता है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के 11वें सत्र के आखिरी दिन 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है वो स्वीकार किया गया था। तो इसे भी आपको नोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 86 में कहते हैं कि अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है? ये है अनुच्छेद संख्या 117। किस में है आपका? आर्टिकल नंबर 117। और जब हम 110 की बात करते हैं तो धन विधेयक को बताया गया है 110 में। बात समझ रहे हैं क्या? धन विधेयक को। 112 की बात करते हैं तो संसद में वार्षिक वित्तीय बजट राष्ट्रपति को संबोधित करके पेश किया जाता है, वो बात इन्होंने बताई हुई है। 117 में आपका आंसर हो जाएगा ये। 87 क्या कहते हैं आपसे? पंचायती राज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? देखिए, पंचायती राज 87 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है आपका, देखिए जो विषयों 18 विषय इन्होंने बताया। पंचायती राज में 18 विषय नहीं, आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये जो बात इन्होंने लिखी हुई है 18 विषय वाली, ये 18 नहीं, ये कितने हैं? 29। ये 18 विषय वाला अभी जो मैंने आपको क्या बताया था कि जो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो आपका है वो कितना है? 18 विषय, उसमें है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, इसमें 29 है। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। किस इस्पात संयंत्र की स्थापना? तो भिलाई दिया है आपका, यहाँ पर टाटा मोटर्स विशाखापट्टनम वाला दिया हुआ है। तो 1956 से 61 के दौरान की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिए, तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा 1959 में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की बात करें दुर्गापुर वाला जो आपका 1956 में, ये सब वहाँ पर देखने को मिले। यहाँ जो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान होगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र होगा। यहाँ पर ये लगाइएगा बी आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? देखिए, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की बात की हुई है और ये किसके द्वारा देखा जाता है? तो आपने CSO का नाम सुना होगा। CSO की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। कब? 2 मई 1951। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? दिल्ली में है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण, तो पब्लिक वाला सेक्टर भी है यहाँ पे, अंबानी अडानी भी हैं और आपने देखा सरकार भी है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 91 में केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि लक्ष्य जो है वो कितना रखा गया है? तो कृषि लक्ष्य की अगर हम बात करें तो अभी तक क्या था, जैसे यहाँ पर जो पशुपालन है, डेयरी, मत्स्य पालन, इन सभी पर ध्यान देने को लेकर के ये जो भी लक्ष्य है वो 20 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। नोट करिएगा यहाँ से 20 लाख करोड़। सही आंसर बी हो जाएगा। माउंट कोयोबो स्थित है कहाँ पे है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपको? 460 मीटर के आसपास, और ये साउथ अंडमान में पड़ेगा। माउंट कोयोबो कहाँ पे है? साउथ अंडमान में। करेक्ट आंसर डी है। 93 में कहते हैं कौन सा जलप्रपात, ये वाटरफॉल राजस्थान में नहीं है? चूलिया, बिहार, दूध सागर, बी और सी दोनों दिया हुआ है। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर जो है वो बनाया गया है ना। चेन्नई एक्सप्रेस देखे हो, उसमें दूध सागर वाटरफॉल को ही दिखाते हैं। तो ये कहाँ पे है? गोवा में मांडवी नदी पर। जबकि चूलिया की बात करें, पुनासा और बिहार जलप्रपात जो है वो कहाँ पे? राजस्थान में। आपको लगेगा बिहार ही नहीं है, आप तुरंत यही लगा दोगे, है ना। जबकि बिहार कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। चलिए, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो कल मैंने भी गिरना के बारे में आपको बताया था, अगर आपको याद हो। जैसे पंबा, उसमें सवाल क्या था, पंबा कहाँ पे है? तो पंबा केरल में है, गिरना कहाँ पे? महाराष्ट्र में, नासिक जिले में। जवाई और सूकरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो जवाई और सूकरी की अगर हम बात करते हैं तो ये लूनी नदी लगाइएगा। क्या आंसर होगा आपका? लूनी नदी। कोयम्बटूर और कोचिन को कौन सा पास यानी कि दर्रा आपस में जोड़ता है? थालघाट, भोरघाट, शेनकोट है यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपसे भोरघाट, थालघाट भी दिया हुआ है। देखिए, कोयम्बटूर और कोचीन को पाल घाट वाला दर्रा जो है वो जोड़ता है और इसकी लंबाई 203 किलोमीटर है। क्या है आपका? पाल घाट। ठीक है, कोचीन और कोयम्बटूर। थाल घाट किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को। भोर घाट किसको जोड़ता है? मुंबई और पुणे को। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी एक ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा की बात की हुई है
तो यहाँ पर आप प्रशांत महासागर की जलधारा है जो है, अगर हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, नाम आएगा इसमें हम्बोल्ट। नेक्स्ट, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? यहाँ पर तो वनों के देश के उपनाम से जो है किसको संबोधित किया जाता है? कॉन्गो। नोट करिएगा, वनों का देश कौन कहलाता है? कॉन्गो कहलाता है। 99 नंबर क्वेश्चन, वलित पर्वत। देखिए वलित पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने हिमालय का नाम सुना होगा, एल्प्स की बात करें, यूराल सीरीज श्रृंखला को लेकर के बात करें, एंडीज़ हैं, रॉकीज़ हैं, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जबकि जब हम पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये अवशिष्ट पर्वत में आएंगे। तो ये आपसे बोला वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, सवाल में पूछा हुआ था। फिर से ध्यान रखिएगा, हिमालय, एल्प्स, यूराल की बात करें, एंडीज़, रॉकीज़, ये सब वलित पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन्स हैं। जबकि अवशिष्ट या रेलिक्ट माउंटेन की बात करें तो पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा ये उसमें शामिल होंगे। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 100। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? देखिए हम जब बात करते हैं तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इसका गुण है इस ग्रह का वो है इसका चुंबकीय क्षेत्र का ना होना। सबसे कम समय 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम जो है क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि 120 क्वेश्चंस होते हैं, 10 सवाल रीजनिंग, 10 सवाल मैथमेटिक्स का, उनको हम एक साथ में लेकर के वीडियोज़ में बात करेंगे। फिलहाल के लिए 100 क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको सवाल कैसे लगे एक्सप्लेनेशन के साथ में ज़रूर बताइएगा। एक कमेंट आप ज़रूर कर दिया करिए, वो हमारा मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ाता रहता है। बीपीएससी की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, बाकी दोनों आपको जो सेट हैं वहाँ से मिल जाएंगे। आज के सीरीज़ में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।